इफ्तिखार शराजी साहब, मुझे ये बताइएगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सुनने में ये तजवीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई क्या ही खूबसूरत अंदाज़, क्या किसी ने तजवीज़ दी है, इससे तो टैक्स चोरी जो है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी, बड़ा ज़बरदस्त ये तो आइडिया है। लेकिन सर, आपको लगता है पाकिस्तान में ये अमली तौर पर मुमकिन है? शराजी साहब, बस ये काश का जुमला वहाँ से गोया कि लफ्ज़ से आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि माजी में आप यकीनी तौर पे बतौर जर्नलिस्ट मैं भी कई वफाकी बजट उनकी तकारीर सुनता रहा हूँ। बड़े इनकलाबी किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं और कभी तो कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर जो लाखों की तादाद में टैक्स चोर हैं सबका डेटा हमारे पास मौजूद है और अब उनके ऊपर हाथ डालने जा रहे हैं। फिर कहा जाता है कि रिटेलर्स को हम टैक्स नेट के नीचे लेके आ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे वोटर्स क्यों ना हो, ज़ीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन हर साल माशाल्लाह वो बच जाते हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं और हमेशा ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि दुनिया भर में तमाम जो इकॉनमीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं, पाकिस्तान की निफ्स से ज़्यादा इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। ये सारी बीमारियों का भी हमें पता है आसमा, उनके इलाज भी हम तजवीज़ कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कंप्रोमाइज़ में हमारे पास डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि भाई मेरे आप छुट्टी पे चले जाए ना। बस हमने कह दिया, लोगों को मुतमईन कर दिया, पब्लिक के अंदर जो एंगर है हमने उसको एड्रेस कर दिया है। लोग मुश्किल तो है ना कि सैलरीज क्लास से ले रहे हैं, जीएसटी के नाम पे गरीब आदमी से माचिस की डिब्बे पे ले रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े टैक्स चोर है आप उन पे हाथ नहीं डालते। आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलते तो 10 ट्रक हैं, बट काउंट आप एक करते हैं तो हम आपको पकड़ेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकारा हो जाता है या उसको पैकअप करके आप कहीं रख देते हैं। वजह क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही असल में माफियाज है, सबसे बड़े माजरत के साथ कहना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जनूबी एशिया के अंदर भी देख लें तो टैक्स जो जीडीपी हमारा है वो सिंगल डिजिट में, हार्डली 9% 10%। कहाँ हिंदुस्तान में 19%, बांग्लादेश में 17%। भाई मेरे टैक्स चोरी तो हो रही है ना यहाँ पे। अब टैक्स चोरी को रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं कि आप फिर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ चले जाएँ। जब बीच में से कैश को निकालेंगे तो फिर वो जो एक तरह से चोरी होता हुआ पैसा है वो एक्सपोज हो जाएगा। जब वो एक्सपोज होगा तो पता चलेगा कि किन किन के लोगों के हाथों में है और आप उन पे हाथ भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक तो कैपेसिटी का कि क्या एफबीआर की कैपेसिटी है इस चीज़ को मेक श्योर करना, और उससे बड़ा जो है आसमा वो है नीयत का कि क्या हमारी नीयत है। क्योंकि निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद रियासती मशीनरी खुद होती है। उनको फ़ायदा हो रहा होता है। जब टैक्स चोरी होती है तो टैक्स चोरी में से उनका एक बड़ा हिस्सा होता है, माल बनता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स चोर सारा पैसा लेके जाता है, मशीनरी को भी देता है, तभी वो उनके लिए सहूलतकारी करते हैं। तो मेरे भाई वजीर खजाना साहब या जहाँ फाइल जारी होती है शराय साहब, वहाँ माल भी जा रहा होता है। लास्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि 2024 के इलेक्शन से पहले इंतखाबी जलसों में हमने क्या तकरीर सुनी थी, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ हों या बाकी, कि हम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करेंगे, हम लाइबिलिटीज़ जो बनी हुई इदारे उनको बेच देंगे, हम इस मुल्क के अंदर इजाफी वजारत वफाक में चल रही हैं उनको ख़त्म कर देंगे। आज भी इस मुल्क के अंदर वफाक के अंदर 18 वजारतें ऐसी हैं जो सूबों के अंदर हैं, बट वफाक के अंदर भी हैं। 800 अरब रुपए, आसमा 800 अरब रुपए सालाना उन पर खर्च होते हैं, लेकिन उनको बंद नहीं किया जा रहा क्योंकि उसको कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। आपने अपने दोस्तों को वहाँ पे खपाना है, उनको वजारत देनी है, लिहाजा ये आशाएं चलती रहेंगी। तो जितने बड़े ऐलानात आप करते रहेंगे कोई चीज़ नहीं बदलने वाली। बदलेगी उस वक्त कि जब आप अपने मफादात को नीचे रखेंगे, कौमी मफादात को आप ऊपर रखेंगे। सर ये फरमाइएगा, ये जो भारत की हजीमतों का सिलसिला है, ये आपको लगता है कहीं ख़त्म होने का नाम लेगा अभी? क्योंकि हम तो ऐसा नहीं देख रहे हैं। ये G7 के सरबराही इजलास में इनको बिल्कुल पूछा नहीं गया है, दावत नहीं मिली है। इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सर हम क्या कहेंगे? अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे कि भारत की नालायकियाँ बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर आयां हो चुकी हैं और वो जो यूरोप और अमेरिका ये समझ रहा था कि हम जो बहुत बड़ी जंग चीन के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हैं और इस खित्ते के अंदर भारत बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक फ्रंट एंड स्टेट का रोल प्ले करेगा, वो स्टेट एक तरह से नालायक आज़म साबित हुई है और उसने पै दर पै नाकामियाँ समेटी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी आपका दोस्त आपके किसी काम का न रहे तो फिर मैं तो समझता हूँ कि ये दुनिया मफादात की दुनिया है। तो फिर लोग ऐसे ही मुंह मोड़ते हैं और बाज़ औक़ात आप हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन किसी का हाथ किसी और तरफ बढ़ जाता है। तो ये अब मोदी साहब के साथ भी यकीनी तौर पे हो रहा है और होता रहेगा। बुनियादी तौर पे उनको भी समझना चाहिए कि 7 समंदर पार किसी मुल्क के साथ दोस्ती करके ताकत हासिल करने से बेहतर तो ये है
कि आप अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत दोस्ती करके वहाँ से ताकत हासिल करें कि जो दायमी भी होगी, जिसका मज़ा भी अपना होगा ना। बुनियादी तौर पे अगर आप दुनिया में एक प्राइडफुल नेशन के तौर पे एक्सेल करना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि आप अपने रीजन के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करें ताकि आपको एज ए स्टेट्समैन जाना जाए। दुनिया में आज भी हम यूरोप या अमेरिका की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे अजीम रहनुमा गुजरे हैं कि जिन्होंने आलमी जंगों के बाद यूरोप और अमेरिका का हुलिया बदल के रख दिया। गोया कि वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के नाम से इत्तेहाद बन गया कि 26 ममालिक के दरमियान कोई सरहद नहीं है, उनकी मईशत एक है, उनकी करेंसी एक है। उन्होंने क्या कुछ कर लिया। वहाँ पे स्टेट्समैन का कमाल था। लीडरशिप ने गोया कि रियलाइज़ किया कि जंगें दुरुस्त नहीं है, डिस्प्यूट ठीक नहीं है, ख़त्म होने चाहिए, करके दिखाए और तरक्की की एक अगली मंजिल पे चले गए। तो मोदी साहब वो उस अगर अखंड भारत के उस नज़रिए के साथ खड़े हैं जहाँ पर उन्होंने भारतीय पार्लियामान के बाहर एक नक्शा लटकाया हुआ है जिसके ऊपर यह है कि नेपाल से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और बर्मा और पता नहीं मालदीव सब अखंड भारत बन जाएंगे। और खुदा का वास्ता अब दुनिया बदल चुकी है मेरे भाई, ये नक्शे ऐसे ही रहेंगे, इनमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा। इवन के जो आप ख्वाब दे रहे थे ना कि आपको आज़ाद कश्मीर मिल जाएगा, आपको मकबूजा कश्मीर भी देना पड़ेगा मेरे भाई। तो बेहतर यह है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अरबों रुपए वहाँ पे, मैं कल परसों भी कहीं बता रहा था आसमा कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को सिर्फ महीने भर में 5 किलो आटा मुयसर है हर घराने को। तो आपकी हालत तो ये मेरे भाई, गुर्बत वहाँ पे इतनी ज़्यादा है और आप उसे ख़त्म करने के बजाय आप बजट के ऊपर इतने बड़े बड़े आप रख रहे हैं 80 अरब 90 अरब। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और उस तरफ आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी नालायकियां तो यूरोप पे यहाँ हो चुकी हैं। अब संबड़ियाल के इलेक्शंस जिस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो भी हमारे सामने हैं और फिर जिस तरह से इस पर एतराज़ात आ रहे हैं वो भी अब हम देख रहे हैं। और इस एतराज़ में ज़्यादा जो अहम जो मुझे लगा, आप अपनी यकीनन अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा एहतजाज करती हुई दिखाई दी सर हमें इस पर। बहुत शुक्रिया आसमा। इनफैक्ट इस पर कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज में इलेक्शन का कंडक्ट हुआ है, गोया के इलेक्शन के दिन भी ये कहा जा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी गोया के पोलिंग स्टेशंस के अंदर उस एरिया में कि जहाँ पे वोट कास्ट करना है वहाँ पे मौजूद थी, जो नहीं हुआ करती। तो इतनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इससे पहले हमें तो कोई इस तरह की इतलात नहीं आई कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है, वहाँ पे इस हल्के को हसास तरीन डिक्लेयर किया गया। किसी किस्म की कोई वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन भी हमें देखने को मिली, क्योंकि इलेक्शन से पहले वहाँ पे छोटी मोटी होते हैं जलसे वलसे भी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इस डिप्लॉयमेंट से अंदाज़ा होता है कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ मामला थे कि जिनके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर नॉर्मली होता क्या है कि ज़िमनी इलेक्शन आप पूरे मुल्क में तारीख उठा के देख लें आसमान, आम इंतखाबात से हमेशा टर्न आउट कम रहता है। बट आपने अपनी इब्तिदाई में बताया जबरदस्त रहा सर, इसमें तो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो जब ये टर्न आउट इतना ज़्यादा हुआ है तो ये एक और फिर डाउट क्रिएट कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि फिर बॉक्सेस को मुमकिन है भरा गया हो। जिस तरह पीपल्स पार्टी भी इस पर एतराज़ कर रही है, अगरचे मरकज़ के अंदर वो मुस्लिम लीग नून की पोलिंग स्टेशंस पे रश नहीं दिखाई दिया, आप कह रहे हैं कि फोर्स वहाँ पे ज़्यादा थी। मैं कहता हूँ कि जब तक ये देखें, हम इस वक्त एक खदशे का इजहार कर रहे हैं, मैं हतमी तौर पे बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं माजी की मिसाल देते हुए आपके सामने बात रख रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर माजी में लोग इतने चार्ज नहीं होते ज़िमनी इलेक्शन में तो इस इलेक्शन में क्यों हुए, उसकी कोई वजूहात तो हमें नज़र नहीं आ रही। शदीद गर्मी का मौसम और गोया के कोई इसमें कोई हमें लग नहीं रहा कि 45% के करीब टर्न आउट। तो और ठीक, मैं वही तो कह रहा हूँ। और साथ में इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लोगों के पास जो इलेक्शन गोया के स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो जो मजमूई इलेक्शन का रिजल्ट है उससे मेल नहीं खा रहे। वो सोशल मीडिया पे जाएं, आपको दिखाएंगे कि उनको जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ और हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर रहा है वो कुछ और है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपने फतह के शादियाने बजा रही है। लेकिन भाई मेरे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल करें। जब इस मुल्क के अंदर असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी तो कहा जा रहा था उस वक्त की अदालतों की जाने से 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। आप कच्चे के डाकू सामने लेके आ गए, आप उस वक्त ख़जाना खाली सामने लेके आ गए। अब आप देखें, एक मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पिछले कई माह से आसमा ख़त्म हो चुकी है। तो जब आप वहाँ पे एक इम्पार्शल और एक मुतफिका किस्म का कमिश्नर लेके नहीं आते, पोजीशन भी बात करें ना, तो और नहीं करनी चाहिए। लेकिन बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं और आप भी करें कि जब आप ये काम नहीं करेंगे ना
तो फिर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अगर सवाल उठेंगे सर लेकिन तो मेरी मैं और उसको आपकी- 100% दुरुस्त सर, तस्लीम करूंगा। आपकी तो फिर कहीं सुनी जाएगी, हमारी कौन सुनता है सर, हम तो आवाम में आते हैं ना। सही, लेकिन सर एक चीज़ जो यहाँ पर आपने फरमाई कि अब इस पे एतराज़ किया जा रहा है, मैं मुख्तसरन चाहूँगी कि आपको लगता है कि अब ये एतराज़ PTI के अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहा है, तो कुछ ये जानदार रहेगा, या आपको लगता है नहीं बस अब इलेक्शन हो गया इसके बाद कुछ होने नहीं जा रहा? जानदार तो रहना चाहिए कि जब कराची के अंदर हाफिज नईम को जितवाया गया तो उसने कहा कि ये सीट मैं नहीं जीता, हाँ ये PTI की है, उनको वापस होनी चाहिए। ठीक तो हो गया। देखें, लोगों ने अपने अपने वक्त में अलार्म बेल बजाई है, उन्होंने ठीक। अपने ज़मीर की आवाज़ पे कहा है। आज पीपल्स पार्टी भी कह रही है, अगरचे सारे निज़ाम की बेनिफिशरी है, तो मेरा ख्याल में निज़ाम को इस वक्त सुनना चाहिए, इन लोगों को अपनी करेक्शन करनी चाहिए, वरना ये गलतियाँ और संगीन होती जाएंगी जो मुल्क के अंदर नई फॉल्ट लाइन्स को जनरेट करेंगी।